नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी के अंदर जो अधिगम संबंधी जो विकार हैं, जो अधिगम संबंधी जो हमारी कठिनाइयां हैं, जो हम अक्षमता महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर बच्चे के अंदर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये न्यू टॉपिक है, न्यू आपका एक पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग मेरी वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को देखें, ताकि समझ में आएगा। और एक बार जब आप देखेंगे तो चीज़ें जब भी समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो चीज़ें यहाँ दे रहे हैं वो चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक पहुँचाएँ वीडियो को, ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़ें और हम लोग वीडियो लाइव आ सकें आपके सामने। तो चलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। पहले हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। नाम ये इंग्लिश में एक ही होता है, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, या एक नाम और आता है निर्योग्यता। निर्योग्यता, या एक नाम और आता है विकार। विकार, कई नाम हिंदी में आते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज, या इसको और एक नाम बोला जाता है अयोग्यता। अयोग्यता, ये नाम कई हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अधिगम अक्षमता जो है, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिगम और अक्षमता से। जहां पर अधिगम का मतलब है सीखना, अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। और अक्षमता का मतलब है अभाव। अक्षमता का मतलब है अभाव, या इसको बोल सकते हैं कमी। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन दोनों शब्दों के अर्थ के अनुसार कि जब व्यक्ति या बालक किसी चीज को सीखने में कमी महसूस करता है, अक्षमता महसूस करता है, अभाव महसूस करता है, तो उस उत्पन्न होने वाले विकार को हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। जब बालक किसी चीज को सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस करता है तो उसके अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को कहा जाता है अधिगम अक्षमता। ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। डेफिनेशन कहीं नहीं आती, आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आता है कि डिसलेक्सिया या डिस्प्रेसिया या डिसकैलकुलिया, इनमें कौन सा विकार है? तो वहीं पे चलते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, इसका अर्थ बता दिया, इसका अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ मैंने बता दिया। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग, अधिगम अक्षमता शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मैं उसको बता दूं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 1963 में सैमुअल किर्क ने किया। सैमुअल किर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लर्निंग डिसेबिलिटीज सबसे पहले शब्द साइकोलॉजी के क्षेत्र में 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया था कि अधिगम अक्षमता का तात्पर्य, अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की कमी में, सीखने की योग्यता में कमी से लिया गया है। ये इन्होंने बताया कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, अधिगम अक्षमता क्या है, कि अधिगम अक्षमता का तात्पर्य है कि सीखने की जो योग्यता है उसमें कमी,
वो उससे लिया गया है अधिगम अक्षमता का तात्पर्य। बात अब करते हैं कि ये अधिगम अक्षमता होती कितनी प्रकार की है। लर्निंग डिसेबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लर्निंग डिसेबिलिटीज में डिसलेक्सिया से। सबसे पहले बात करता हूँ डिसलेक्सिया। नंबर 1, पहला विकार जो होगा, पहला विकार होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो शब्द है, इसकी सबसे पहले खोज, इस शब्द की खोज 1887 में जर्मनी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुडोल्फ बर्लिन ने किया। सबसे पहले इसकी खोज जो की थी वो कब की थी? 1887 में जर्मनी के जो नेत्र रोग विशेषज्ञ थे उन्होंने इसकी खोज की थी, जिनका नाम था रुडोल्फ बर्लिन। अब इसका लक्षण क्या होते हैं? डिसलेक्सिया के लक्षण क्या होते हैं? डिसलेक्सिया में क्या लक्षण होते हैं? डिसलेक्सिया में लक्षण होते हैं अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ने संबंधी विकार। यानी कि डिसलेक्सिया होता क्या है? डिसलेक्सिया क्या होता है? इसके अंतर्गत हम पढ़ने संबंधी विकारों को रख सकते हैं। पढ़ने संबंधी विकार इसमें आते हैं, पढ़ने संबंधी विकार। दूसरा, बहुत तेजी से तेज बोलना, तेज पढ़ना आदि, यानी कि शब्दों को चबा जाना, ये इसके प्राथमिक लक्षण होते हैं। यानी कि लक्षण क्या होंगे? अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ेगा, पढ़ने संबंधी विकार है तो पढ़ा नहीं जाएगा उस पर। तो ये जो डिसलेक्सिया है, ये पढ़ने संबंधी, रीडिंग संबंधी जो विकार है, ये सबसे पहले इसकी खोज करी गई। उसके बाद दूसरा आया डिसग्राफिया। नंबर 2 पे बात करते हैं डिसग्राफिया। इसको मिटा देता हूं मैं। नंबर 2 डिसग्राफिया ये आपका लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। लेखन संबंधी विकार इसमें आते हैं। इसका लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या होंगे? बच्चे के अंदर अगर ये विकार उत्पन्न होता है तो इसके लक्षण क्या होंगे? वर्तनीय अशुद्धि। दूसरा लक्षण, वर्णों का आधार, वर्णों को उल्टा सीधा लिखना। तीसरा, लेखन सामग्री जो है, इसका जो लेखन कौशल अविकसित होगा। जब लेखन कौशल से संबंधित विकार है तो इसका मतलब इसका लेखन कौशल जो है वो अविकसित होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। तीसरा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ये गणितीय संबंधी विकार, गणितीय या आंकिक संबंधी विकार इसमें आते हैं। इसमें आएंगे, यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें बच्चा जो गणितीय संक्रियाएं हैं, कैलकुलेशंस है,
उन पे उसकी कम पकड़ रहेगी, उनको ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। यानी कि ऐसा बच्चा जो कैलकुलेशन करते समय इसके लक्षण जो होंगे आपने देखा होगा, इसके जो लक्षण होते हैं, बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशन में उंगली का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका एक बेसिक लक्षण है। जैसे हमने बोला 2, 4 और 5 कितने होते हैं, इस तरह करने लगते हैं बच्चे, तो उनमें क्या कहीं ना कहीं वो माइंडली इनमें कैलकुलेशन वाली जो संबंधी प्रॉब्लम्स है वो बच्चे के अंदर आ गई है, तो बच्चा इस चीज से ग्रस्त हो गया है। नंबर 4 पे बात करते हैं हम डिस्फेजिया के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 डिस्फेजिया क्या होगा? इसके अंतर्गत वाक संबंधी प्रॉब्लम, वाक या बोलने संबंधी ये विकार उत्पन्न हो जाएगा बच्चे के अंदर, बोलने संबंधी विकार। और बोलने संबंधी विकार क्या होगा, इसका लक्षण क्या होगा? इसके लक्षण होते हैं बच्चा हकलाने लगता है, हकलाने। दूसरा तुतलाता है, तुतलाना। देखा होगा तुमने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये विकार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्टार्टिंग में बच्चे का जो वोकल सिस्टम है वो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, धीरे धीरे बच्चे फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। तो शुरुआत में ये बच्चों में ज़्यादातर ये शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं, शैशवावस्था वाले बच्चों में मोस्टली इनमें पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। नंबर 5 पे बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया क्या होगा? डिस्प्रैक्सिया होगा चित्रांकन या चित्रकला संबंधी विकार। हालांकि ये विकार सबसे रिलेटेड है, सब में आ जाएगा। बोलने संबंधी, लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी विकार भी इसमें आ जाते हैं। ये डिस्प्रैक्सिया है और इसमें ज़्यादातर बात करते हैं बच्चों के चित्रांकन संबंधी जो विकार है। यानी कि विशेष रूप से हम इस वाली चीज को रख सकते हैं कि बच्चा जब चित्र बनाता है तो कहीं ना कहीं चित्र बनाते समय कुछ चीज़ों को भूल जाता है या चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं बना पाता जो और बच्चे बना पाते हैं। तो ये संबंधी जो विकार है डिस्प्रैक्सिया, बच्चों के अंदर चित्रकला वाला संबंधी विकार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 पर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी से समझ में आ रहा होगा कि ये श्रवण संबंधी विकार है। श्रवण संबंधी या हम ये कह सकते हैं सुनने संबंधी विकार। यानी कि बच्चा कम सुनता है, सुनने संबंधी विकार, बहुत नामात्र सुनता है, बच्चा हमेशा ऐसे करके सुनता है ना। तो उन बच्चों में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी यानी कि सुनने संबंधी जो अक्षमता है, डिसऑर्डर मतलब अक्षमता, वो बच्चों के अंदर कौन सी होती है? सुनने वाली, यानी कि श्रवण शक्ति जिसकी कमजोर होती है, क्षीण होती है। बात करते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। नंबर 7 पर विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, यहां तक दिख रहा है ना? चलिए, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर ये 7 नंबर है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। इसमें क्या है कि बच्चे जो है दृश्य प्रत्यक्षण, जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं, किसी भी चीज को हम देखते हैं उसका फिर माइंड में हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, तो वो चीजें बच्चे के अंदर नहीं बना पाता, बच्चा उन चीजों को अपने माइंड में स्थिर नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। यानी कि देखने के बाद दृश्य प्रत्यक्षीकरण संबंधी विकार। यानी कि देखकर बच्चा, आपने देखा होगा, मैंने एक कहानी सुनाई थी उसकी, कॉल वर्क वाली में क्या था कि वो बंदर था, बंदर ने वो इनसाइड थ्योरी थी,
इनसाइड थ्योरी में मैंने क्या बताया था कि बंदर ने उस बैठ गया था जब केले नहीं मिले थे, तो उसने पूरी उस स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करा, तब जाके उसे वो छड़ी मिली, उस छड़ी से उसने उन केलों को खींच लिया था। तो वही है कि चीज़ों को देखने के बाद, विजुअल मतलब देखने के बाद भी बच्चा परसेप्शन नहीं बना पाता और उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको बोलते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं बच्चा प्रत्यक्षीकरण करने में कमजोर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला नंबर 8, इसको मिटा देता हूं मैं। नंबर 8 पे बात करते हैं हम डिस्मॉर्फिया। नंबर 8 डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया होता है अपने आप को ज्यादा ताकतवर या सुंदर समझना, यानी हम कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो कंडीशन है ये बच्चे में कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। नंबर 9 डिस्थीमिया वो संबंधी विकार होता है जिसमें बालक जल्दी तनावग्रस्त महसूस करता है, या जल्दी चिंता में पड़ जाता है, यानी कि अपने आप को बहुत जल्दी अपने अंदर बहुत जल्दी एंजाइटी ले आएगा, अपने अंदर बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाएगा, बहुत जल्दी किसी बात पे सीरियस हो जाएगा, यानी कि उसके संवेगों पे नियंत्रण नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर संवेगों पे नियंत्रण नहीं होगा, तनावग्रस्त जल्दी हो जाएगा, चिंता में जल्दी पड़ जाता है, छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगता है, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट नंबर 10 सोमनाम्बुलिज्म। लास्ट बात करते हैं सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म इसका मतलब होता है नींद में चलने वाली बीमारी। ये थी दोस्तों सारी हमने बीमारियां बता दी, जो भी डिसऑर्डर होता है वो डिसऑर्डर मैंने सारे बता दिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चलते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।